हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश पटवारी के क्लास नंबर 7 लेके आए हैं। इसके पहले हमने क्लास 6 ऑलरेडी करा दिया है। यदि आप उनको देखना चाहें तो आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल ड्रीम जॉब अड्डा से आप जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप तो वीडियो काफी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जब तक एग्जाम नहीं होता पटवारी का तब तक जुड़े रहते हैं। आपको अप्रोक्सीमेट 22 से 23 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 22 से 23 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते शर्त ये है कि आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसको नोट करिए और उसको याद करिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी नहीं टॉपिक छूटने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। शब्दों के 3 भेद होते हैं रचना के आधार पे, और वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है रूढ़, नंबर 1 हो जाएगा रूढ़। नंबर 2 है यौगिक, रूढ़ यौगिक एंड योग रूढ़, योग रूढ़। ये जो है ढा है रूढ़, ये तीनों जो है शब्द रचना के आधार पे शब्द के भेद हैं। रूढ़ क्या होते हैं, देखिए रूढ़ के बारे में अगर जानना है तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके। यहाँ पास लिखते हैं ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके, यानी इनको विभाजित ना करा जा सके, खंड ना हो सके। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल यहाँ पास लिख सकते हैं, दिन हो गया, दिन, रात हो गई, दिन हो गया, रात हो गया, घोड़ा हो गया। ये सब रूढ़ शब्द है। कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से पहचानिए कौन सा रूढ़ है। समझ रहे हैं। तो यौगिक क्या होगा। अब यौगिक की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो यौगिक शब्दों की अगर बात करेंगे, यौगिक का मतलब है मेल से बना हुआ, यानी कि 2 शब्द होंगे उनसे मिलके बना होगा। 2 शब्द हो सकते हैं और 2 से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। अब इसके जैसे एग्जाम्पल हम बात कर ले, एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये हर चीज तो लिख नहीं पाएंगे, देखिए स्पेस नहीं होता। एग्जाम्पल में जैसे विज्ञान शब्द है, विज्ञान जो शब्द है ये किन किन से शब्दों से मिलके बना हुआ है। देखिए वी हो गया, वी धन ज्ञान, 2 शब्दों से मिलके बना है विज्ञान। यही अगर राजपूत की बात करेंगे, राजपुत्र जो होगा यानी कि राजा का पुत्र। यही अगर हम नेक्स्ट अपना है योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष हो जाता है। योग रूढ़ यौगिक तो होंगे परंतु इनका जो अर्थ होगा वो विशेष होता है। यहाँ पास लिख लीजिए, यौगिक तो होते हैं पर अर्थ विशेष हो जाता है, तो ये होते हैं योग रूढ़। जैसे अगर इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे लंबोदर, देखिए लंबोदर यानी कि लंबा है उधर जिसका, गणेश जी। अगला एग्जाम्पल है पीताम्बर, ये सब योग रूढ़ में आ जाएंगे। शब्दों के और प्रकार देखना है तो चलिए नई स्लाइड हम लेते हैं, इसमें बता ही देते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों को कितने पार्ट में विभाजित किया गया है। तो देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि देखिए अभी तो हमने रचना के आधार पर शब्दों के भेद देख लिए, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ गया कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पास लिख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे
आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो ये होते हैं 5। और ये 5 कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, देशज, विदेशज, देशज हो गया, विदेशज हो गया, और एक हो गया संकर। ये 5 जो होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं 4। अर्थ के आधार पे 4 होते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं? एकार्थी शब्द होता है, एकार्थी शब्द। सेकेंड होता है अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया। देन थर्ड नंबर पे इसमें हो जाता है विपरार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। एंड अगला जो हो जाएगा एक शब्द होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची अगर बोल सकते हैं तो समानार्थी शब्द। ये 4 शब्द होते हैं अर्थ के आधार पे। नेक्स्ट इसको डिवाइड किया गया है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द, और होते हैं अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। तत्सम शब्द है, इनमें से 4 शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम का इसका अर्थ समझिए। इसे हम डिवाइड जब करते हैं, इसका विच्छेद करते हैं, तो ये होता है तत्धम सम। तत्धम सम यानी कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत में यूज होते हैं वही यही सेम यूज होने लगे, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, संस्कृत के समान। तो यहाँ पास घी शब्द जो है, जो घी शब्द है वो क्या है? एक तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? घृत होता है। घृत शब्द तत्सम है, उसका तद्भव होता है घी होता है। मूल्य शब्द जो है, मूल्य शब्द एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर मूल्य शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? मोल। इसका तद्भव जो होता है मोल होता है। यही अटारी की बात करेंगे, अटारी का तत्सम होता है अट्टालिका, अट्टालिका। इसका जो तत्सम शब्द होता है अट्टालिका। देन गांव का जो तत्सम शब्द होगा ये होता है ग्राम। ग्राम जो होता है ये एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द होता है ग्राम। और एक दो और आपको चाहिए, चलिए एक दो और लिख देते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांस है। अश्रु शब्द जो होता है, अश्रु तत्सम शब्द है और उसका तद्भव क्या होता है? आंसू। आंसू तद्भव है, अश्रु तत्सम है, यहाँ लिखते तत्सम, इधर तद्भव, तद्भव। देन अगर उष्ट्र, उष्ट्र शब्द जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है ऊंट, ऊंट का। ठीक है, यही अगर क्षेत्र बात करेंगे, क्षेत्र एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है खेत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी शब्द नहीं है, इन 4 शब्दों में कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है? तो देखिए यहाँ पास रेलगाड़ी जो है यह है संकर शब्द। रेल और गाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो यह है एक संकर शब्द। यही अगर बाल्टी की बात करें, बाल्टी शब्द एक पुर्तगाली शब्द है, बाल्टी जो है पुर्तगाली शब्द है। और कर्फ्यू की बात करेंगे, ये एक फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी शब्द है। ये दर्पण की बात करेंगे, देखिए ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से पर्याय शब्द हैं, इन शब्दों में 4 में से पर्याय शब्द कौन सा है? यानी कि देखिए बड़े और बूढ़े ये पर्याय हैं, बड़े और बूढ़े। देखिए मामा मामी, आमने सामने, जीवन मरण, ये विपरार्थी शब्द हो गया, आमने सामने विपरार्थी हो गया। ये बड़े बूढ़े की बात करेंगे, एक पर्याय शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो सरस्वती शब्द जो है तो उसका पर्यायवाची देखिए कांता, कांता और वनिता, ये दोनों किसके पर्याय शब्द है? स्त्री के। स्त्री के शब्द जो हैं कांता और वनिता है। यही स्त्री की और पर्यायवाची होती है सुंदरी, स्त्री को सुंदरी भी कहते हैं। रमणी भी स्त्री को ही कहते हैं, सुंदरी हो गया, रमणी हो गया, और कलत्र, ये सब स्त्री के
पर्याय हैं। देन अगर बात करेंगे वृंद, वृंद जो होता है ये किसका पर्याय होता है? समूह का। वृंद जो होता है पर्याय होता है समूह का। संघ हो गया, समूह संघ हो गया, झुंड हो गया, ये सब हो गया वृंद में, वृंद के पर्याय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भारती होगा। सरस्वती का जो पर्यायवाची है वो भारती होगा। और इसके पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? वागीश भी इसी का पर्यायवाची, सरस्वती का ही पर्यायवाची होता है वागीश। शारदा, वागीश हो गया, शारदा हो गया, एंड गिरा, ये सब जो होते हैं गिरा पर्यायवाची होते हैं सरस्वती के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिव का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? शिव का उपासक जो शिव की उपासना करता है उसे हम कहते हैं शैव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं जिसके हाथ में शूल हो, जिसके हाथ में शूल हो उसे क्या कहते हैं? जिसके हाथ में शूल हो उसे कहते हैं शूलपाणी। शूलपाणी यानी कि शिव, शिव जी की बात चल रही है। सदैव रहने वाले को क्या कहते हैं? देखिए सदैव रहने वाले को, सदैव रहने सदैव रहने वाले को बोलते हैं हम शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होता। यहीं पास एक और है जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके, इसको कहते हैं निरूपम। निरूपम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महोत्सव का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो देखिए महोत्सव शब्द जो है किन शब्दों से मिलके बना है? तो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं ये होता है महा धन उत्सव। उत्सव। अब ये देखिए कि ये कैसे मिलके बना है। महा में बड़ा आ हम निकालेंगे, बड़ा आ लेंगे यहां से, और उत्सव का हम ऊ लेंगे। हमने एक चीज देखा है स्वर संधि में, जब स्वर गुण स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है उसमें छोटा और बड़ा आ, ये जब छोटा और बड़ा आ जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? ए बनाता है। छोटी ई और बड़ी ई के साथ मिलता है तो ए बनाता है। यही जब ये मिलता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ तो ये बनाता है ओ बनाता। और यदि हम इसको ऋषि के साथ मिल रहा है छोटा बड़ा तो ये बनता है अर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आ छोटा ऊ मिल रहा है तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो यहां से क्या होगा? माँ तो है, हा भी रहेगा, ओ आ जाएगा, महोत ऊ चला गया यहाँ से तो यहाँ ता और श, महोत्सव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सन्मुख का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सम्मुख का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विमुख। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं सुकृति का विलोम शब्द क्या होता है? सुकृति का विलोम शब्द होता है कुकृति। कुकृति। यही अगर हर्ष की बात करें, हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। हर्ष का विषाद। और यथार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा कल्पित। कल्पित। ये सब चीजें आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा? इन चारों शब्दों में भर उपसर्ग, देखिए सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानिए। उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। किसी शब्द के, लिख लीजिए, उपसर्ग जो होते हैं किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। ठीक है, ये होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उनके विशेषता लाते हैं। तो यहाँ पास देखिए भरपूर शब्द जो है भरदनपुर, जब ये दोनों मिल रहे हैं तभी भरपूर बन रहा है। तो यहाँ पर जो भर उपसर्ग है वो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो ये अगर दिन भर की बात करेंगे तो दिन पहले आ रहा है और भर जो है वो बाद में आ रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो प्रत्यक्ष में आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा समास है। द्विगु समास के बारे में आपको पता होगा कि जहां संख्या शब्द आती है, जहां शुरू में संख्या शब्द आते हैं वहां द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, पंचमढ़ी हो गया, ये सब द्विगु समास में आते हैं। देन अगर कर्मधारय समास की बात करेंगे तो कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और इसको पहचानने के लिए क्या होता है कि पहचानने के लिए हम है जो या के समान, है जो या के समान आता है जब इसका हम विच्छेद करते हैं। जैसे कमल नयन, ये सब जैसे कि बात करेंगे कमल नयन, ये जो है कमल नयन, कमल नयन जो है वो कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। तत्पुरुष की बात करेंगे, तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान। देन अगर प्रत्यक्ष की बात करें, प्रत्यक्ष का हम अगर विच्छेद करते हैं तो ये होता है प्रतिधन अच, प्रतिधन अच प्रत्यक्ष हो रहा है तो शुरुआत में प्रति आ रहा है तो यहाँ पर अव्यय भाव समास होगा। देखिए अव्यय भाव समास को पहचानने के तरीके ऐसे हैं कि यदि शुरू में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावथर इनमें से कोई शब्द आता है, चलिए लिख लीजिए, अनु हो गया, आ हो गया, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये शब्द आते हैं तो वहां पास अव्ययी भाव समास होता है या फिर दोनों पद समान हो। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे में भी अव्यय भाव समास हो जाएगा, धीरे धीरे, रातों रात, रातों रात, इन सब में अव्ययी भाव समास हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, पारलौकिक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो पारलौकिक एक अशुद्ध शब्द है, इसके अगर हम शुद्ध की बात करेंगे तो परलौकिक का शुद्ध रूप होता है पारलौकिक। तो यहाँ छोटा आ नहीं होता, बड़ा होता है पा के साथ, तो ये होगा पारलौकिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहीं पास अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट शब्दों की बात करेंगे जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, कवित्री शब्द काफी ज्यादा पूछा जाता है, कवित्री शब्द ये होता है सही। देन हम बात करेंगे उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, उज्ज्वलन में दो बार एक जा जो होता है वो होता है आधा, ठीक है। देन यही प्रामाणिक की बात करेंगे तो बड़ा प्रा होता है, हमेशा बोलते हैं प्रामाणिक, तो प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है। देन नंबर एक और देख लेते हैं, अंतः ध्यान, अंतः ध्यान, अंतर ध्यान, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें ज्योत्सना, ज्योत्सना, ये शब्द जो हैं सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में आने के चांस हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर में कौन सा अलंकार है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं श्लेष अलंकार के बारे में। तो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है। अब श्लेष अलंकार को पहचानने के सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जहां पास आपको अनेकार्थी शब्द मिल जाए, जहां पास आपको अनेकार्थी शब्द मिल जाए, ठीक है, अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द को पहचानने के कैसे, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल अनेकार्थी शब्द के बता देता हूँ। हरि हो गया, हरि शब्द कहीं मिल जाए तो वहां पास प्रोबेबिलिटी है कि श्लेष अलंकार या यमक अलंकार होगा, श्लेष या यमक। अभी इन दोनों में मैं अंतर बता दूंगा क्या अंतर होता है। तो हरि जो होता है एक अनेकार्थी शब्द है, इसके क्या क्या अर्थ होते हैं देखिए। हरि विष्णु को भी बोलते हैं, विष्णु जी को भी बोलते हैं हरि। मेढक हो गया, मेढक हो गया, हरि को विष्णु हो गया, मेढक हो गया, सर्प हो गया, सूर्य हो गया, सर्प हो गया, सूर्य, ये सब हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। कुछ अगर और देखना, द्विज देखो, द्विज शब्द आपने सुना होगा, द्विज हम पक्षी को भी बोलते, खग जो होता है, अंडज भी होता है, द्विज अंडज। यही प्राणी चंद्रमा, प्राणी भी होता है, और चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। ये सब अनेकार्थी, जब भी अनेकार्थी शब्द मिले वहां पर श्लेष अलंकार होने के
प्रोबेबिलिटी है। श्लेष यमक दो में से होगा और तीसरा होने का कोई चांस है ही नहीं। तो अब देखिए श्लेष अलंकार को हम पहचाने कैसे। एक तो देखिए हमने बता दिया आपको अनेकार्थी शब्द मिल जाएगा, ठीक है, अनेकार्थी शब्द मिल जाएगा। अब यहाँ पास एक चीज और देखिएगा कि कोई शब्द, एक शब्द जो होगा, एक शब्द एक बार आएगा या एक से अधिक बार आएगा। एक शब्द एक बार या एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, ठीक है। कोई शब्द जो होगा वो एक बार आएगा या एक से अधिक बार आएगा तो वहां पर श्लेष अलंकार होने के चांस है। श्लेष का मतलब कोई शब्द, जैसे हो गया हरि शब्द है ना, ये एक अनेकार्थी शब्द, तो अनेकार्थी शब्द आने के चांस होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम चीजों को समझते हैं कि हमारे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी और चोर। देखिए सुबरन शब्द जो है ना, इसके तीन अर्थ निकलते हैं, सुबरन के तीन अर्थ निकलते हैं। चलिए यार यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सुबरन जो शब्द है इसके तीन अर्थ निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए कवि के लिए जो सुबरन शब्द है, कवि के लिए जो एक पोइट है, कविता लिखता है, उसके लिए सुबरन शब्द जो है कवि के लिए एक अच्छे शब्द है। जो कवि है वो कविता जो लिखता है उसके लिए अच्छे शब्द ही सुंदर चीज है, अच्छे शब्द ही उसके लिए सुंदर चीज है। देन अगर हम बात करें कि बेविचारी जो होता है, बेविचारी यानी कि जो स्त्रियों के प्रति प्रेम, यानी कि बेविचारी, समझ रहे हैं। तो बेविचारी के लिए ये जो सुबरन शब्द है ये होता है सुंदर स्त्री, बेविचारी के लिए होता है सुंदर स्त्री। और यहीं पास अगर हम चोर की बात करें, चोर की बात करेंगे तो चोर के लिए जो ये हो जाएगा वो होता है स्वर्ण। स्वर्ण जो होगा चोर के लिए सुबरन शब्द हो जाएगा स्वर्ण, चोर। तो यहाँ पास जो हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। दस्तावेज शब्द निम्न में से किसकी शब्दावली है। तो दस्तावेज शब्द जो है इन चारों में से कौन सी शब्दावली है, तो ये एक प्रशासनिक शब्दावली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नील कमल, नील कमल निम्न में से किस समास का उदाहरण है। तो नील कमल जो है वो उदाहरण हो जाएगा कर्मधारय समास का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। द्विगु समास जहाँ प्रथम पद जो है संख्यावाची आता है। वही द्वंद्व समास जो होता है उसमें एक तो योजक चिन्ह लगा होता है और एक दूसरे से अपोजिट होता है, जैसे दिन हो गया, रात हो गया, राजा प्रजा हो गया, ये सब द्वंद्व समास में आ जाएगा। यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ रस जो होगा वो माना गया है श्रृंगार रस को। श्रृंगार शब्द रस जो है थोड़ा गलत लिखा, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। देखिए रसों की बात करेंगे तो इनमें चार चीज काफी ज्यादा जरूरी होता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों चीजें। तो संचारी भाव, इनकी बस आपको संख्या याद करें। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है और विभाव जो होते हैं उसकी संख्या होती है 2 होती है। विभाव की संख्या 2 होती है, आलंबन और उद्दीपन। यही अनुभाव की अगर हम बात करेंगे तो अनुभाव की संख्या होती है 8, अनुभाव की संख्या 8 होती है। और संचारी भाव जो होते हैं वो होते हैं 33 होते हैं, ठीक है। स्थायी भाव 9 हो गए, विभाव 2 हो गए, अनुभाव 8 हो गए और संचारी भाव 33 हो गए इनकी संख्या। अगर यहाँ पास हम करेंगे वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वीर का जो स्थायी भाव है वीर रस का वो होता है उत्साह। वीर का उत्साह होता है। करुण रस का शोक होता है। श्रृंगार का रति या प्रेम होता है, रति या प्रेम ये होता है स्थायी भाव। और रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी आएंगे। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।